So we are here for the current affairs, right? And the current affair is the buzzword in the market right now. So FOMO is building up. I think you all are appearing for the 2023 attempt, right? There is no one for 2024. 24 वाला तो नहीं है ना कोई? गर्मी लग रही लोगों को, थोड़ी ऐसे चला दो, है ना? So see, हमारे सामने एक एजेंडा ये है कि वी हैव टू कवर द करंट अफेयर ऑफ लास्ट ईयर, है ना? So I think you might have covered on yourself also, from your side also. आपको करंट अफेयर मैगजीन मिली थी तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको. बाकी जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है लोगों से तो उन्होंने बोला है कि एक बार पढ़ी है उसके बाद नहीं पढ़ी है. So you see, there are two ways of doing it. We can do it two ways. Either we can take the January का करंट अफेयर and proceed till December. एक तो ये वे हो सकता है. दूसरा, a better way could be that we can pick up a subject like for example economics. इकोनॉमिक्स का जनवरी से लेकर दिसंबर तक हम करंट अफेयर एक बार करते हैं पूरा. उससे क्या होगा ना, एक क्लैरिटी हमको आ जाएगी उस सब्जेक्ट के ऊपर पूरी ढंग से. ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक करेंगे तो एक क्लैरिटी आ जाएगी. उसके अलावा हमारे पास कुछ वो एरियाज जो है ना जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसमें. सो फ्रॉम माई साइड व्हाट आई हैव थॉट इज, आज तो थोड़ा बेसिक पे ही हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, ठीक है. फिर कल से आपको जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर मैगजीन लेके आना है ना. हम कोशिश ये करेंगे कि एक दिन में 2 महीने का कर पाएँ. कोशिश तो बड़ी रखनी चाहिए मतलब अपनी तरफ से, ठीक है. तो कोशिश ये करेंगे कि एक दिन में 2 महीने का कर ले हम और 7 to 8 डेज के अंदर इसको इकोनॉमी को कंप्लीट करें. उसके बाद विल मूव टू पॉलिटी IR. इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर कर लें. अब लोगों का डाउट ये हो सकता है कि भाई PT 365 आने वाला है ना. तो PT 365 ऐसी कोई सुपर सीक्रेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इंफॉर्मेशन तो आने नहीं वाली उसके अंदर, ठीक है. इट विल बी मच लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, राइट. तो PT जब आएगा तो हम देखेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी तरफ से इकोनॉमिक के थ्रू, राइट. तो आज मैं बेसिक थोड़ा इकोनॉमी पे बात करूंगा आपसे. आप लोगों की इकोनॉमी क्लास चल भी रही है ना अभी बहुत लोगों की, तो वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए भी. बेसिक बात करने का सबसे अच्छा तरीका है हम इकोनॉमिक सर्वे ले लें, याद हो, है ना. इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ी जो बेसिक टर्म्स है, चार्ट्स है, ग्राफ्स है, उनको अंडरस्टैंड करें तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी. इकोनॉमिक सर्वे, बजट, दो चीजें हमारे सामने. बजट इज अबाउट द नेक्स्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे इज अबाउट द लास्ट ईयर. तो इकोनॉमिक सर्वे बिकम मच मोर इंपॉर्टेंट देन बजट, राइट. तो इकोनॉमिक सर्वे को वैसे हम एक बार देखेंगे. बट बिफोर दैट ऑल्सो आई वॉन्ट कि हम पिछले 7 से 8 साल की एक टाइमलाइन पकड़े, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई उसके बाद से, है ना, कि उसके बाद क्या रिफॉर्म लिए गए, क्या इश्यूज हुए इकोनॉमी के अंदर. तो एक बार वो टाइमलाइन पकड़ेंगे तो देन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट इज रिटन इन द इकोनॉमिक सर्वे, राइट. सो एक बार उस चीज को देखने की कोशिश करते हैं ना. सो 2014 we had a government change. So government came with the overwhelming majority with a stated agenda that we are here for minimum government and maximum governance. अब यहाँ पे हिंदी मीडियम से तो नहीं है ना कोई? हिंदी मीडियम से नहीं है ना? हाँ फिर ठीक है, ठीक है. मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस. तो गवर्नेंस क्या चीज है अगर आप में से कोई बताना चाहे? गवर्नमेंट को गवर्नेंस कैसे अलग करती है? Governance is how we manage the things like e-governance and all these things are how we are managing the whole structure of. हाँ, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. गवर्नेंस इज अबाउट provision of those critical services which would allow a society to progress on its own, on its self-appointed goals. Governance is more about relationships management and provision of those critical services. Critical services क्या? Law and order. कुछ जैसे कि हमारे देखते हैं कि समाज के अंदर अलग अलग तरह के लोग हैं, haves and have nots. Have nots are those which do not have the resources.
तो उनके लिए देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी जो उनको हेल्प करे. तो द बेसिक आइडिया इज टू होल्ड अ सोसाइटी टुगेदर so that society can march and progress towards its self appointed goal. So the government's aim was कि हमारे intervention सिर्फ उतने ही limited होंगे जितना ज़रूरी है to hold society together और जितना governance के लिए important है, right? Prime Minister has also said on his own that the government has no business to be in business, right? ठीक है. तो 2014-15 के अंदर कुछ रिफॉर्म लिए गए थे सरकार द्वारा. फर्स्ट वाज दी जैम ट्रिनिटी, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा जैम ट्रिनिटी के बारे में. जनधन आधार मोबाइल. जनधन आधार मोबाइल वाज स्टेटेड एट रिड्यूसिंग दी, और यू कैन से गेटिंग रिड ऑफ दी फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी. जो पुअर लॉट है ना हमारे देश में, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी फाइनेंशियली अनटचेबल for the basic fact that कि they were the insignificant client for the banks, right? So एक पुश लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा जैम ट्रिनिटी के द्वारा, so that there is a financial inclusion happening in the economy. ठीक है, जैम फाइनेंशियल इंक्लूजन. ट्वेंटी 14-15 की मैं बात कर रहा हूँ, 2 साल की. ठीक है. Another reform was bank cleanup. ठीक है, बैंक were reeling under bad debt. तो bank cleanup was also a reform. But during 2014 and 15 only, there were certain issues that were happening in the economy. पहला तो we faced agricultural drought. And now you know कि agriculture plays a significant role in the economy. कोई बताएगा एग्रीकल्चर का शेयर कितना है जीडीपी में? 20, 18 से 20, वेरी करता है 18 to 20. ठीक है. एंड इट एम्प्लॉयज अराउंड 50% ऑफ द वर्कफोर्स. तो बहुत मेजर चंक है ना. तो एग्रीकल्चर वॉज अंडर स्ट्रेस. 2 साल ड्रॉट रहा था हमारे यहाँ पे. फर्दर जो बैंक क्लीन अप की गवर्नमेंट ने जो बात की थी ना, इसकी वजह से भी फेस्ड है एनपीए क्राइसिस. एनपीए क्राइसिस था इकोनॉमी के अंदर, बट बैंक क्लीनअप के कारण वो बाहर आया. रघुराम वाजन वॉज दी गवर्नर ऑफ दैट टाइम, है ना. सो जितने भी क्राइसिस थे बैंकिंग सेक्टर के अंदर, बिकॉज दे वर फॉलोइंग, रघुराम वाजन वॉज प्रेसिंग द बैंक्स टू फॉलो अ ट्रांसपेरेंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म. तो हमारे सामने एनपीए निकल के आए बैंकिंग सेक्टर के अंदर. तो इश्यूज थे इस समय. इफ आई से एग्री ड्रॉट, ये सब मैं बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर काफी बैकग्राउंड की बात होगी. सो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट व्हाट इज रिटन इन द इकोनॉमिक सर्वे. ठीक है. 2014-15 कुछ ऐसे चला. देन केम 2016 एंड यू नो व्हाट हैपेंड इन 2016. है डीमन. अ डीमन वाज अनलीस्ड. ठीक है. तो डिमोनेटाइजेशन हैपेंड. 2-3 चीजें हुई. एक तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, दूसरा रेरा, रियल एस्टेट के लिए. And the third was this demonetization. डिमोनेटाइजेशन पे रिसेंटली वर्डिक्ट आया अभी, आपको पता होगा. तो 4-1 है ना. डिमोनेटाइजेशन ने का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, अगर कोई बताना चाहे. ठीक है, ब्लैक मनी नहीं आ पाया. और स्मॉल इंडस्ट्रीज का बेसिकली हम बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर वाज हिट वेरी हार्ड. एंड इनफॉर्मल सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स, इट प्रोवाइड्स 90% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, contributes 50% to the GDP.
इतना बड़ा जो शेयर है जिसे है ना इनफॉर्मल इकोनॉमी, एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी वाज कैश ड्रिवन, पूरी तरीके से कैश ड्रिवन इकोनॉमी थी वो। तो इट वाज रियली हिट हार्ड। तो अगर मैं यहाँ पे इश्यूज देखूँ अपने इकोनॉमी के, तो इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। कैश ड्रिवन सेक्टर है पूरा, ठीक है, कैश इंटेंसिव, 500 and 1000 रुपीज़ के नोट चले गए, उसके बाद इट वॉज अंडर स्ट्रेस। थोड़ा बहुत रिकवरी करना शुरू किया है सेक्टर ने, तो 2017 में फिर एक चीज़ और हुई, जीएसटी केम, है ना। अब जीएसटी वॉज अ मच नीडेड रिफॉर्म। जीएसटी के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इट वॉज अननेसेसरी, वो नीडेड तो था और बहुत पहले आना चाहिए था उसको, बट द वे इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, अगेन देयर वर इश्यूज, देयर वर सर्टेन टीदिंग ट्रबल्स। मैं बोलता ना टीदिंग ट्रबल, स्टार्टिंग में जैसे बच्चा पैदा होता है तो मतलब थोड़ा बड़ा होता है उसको ना प्रॉब्लम आती है। टीदिंग ट्रबल्स से क्या हुआ, जो सेक्टर अब वापस से ठीक है अपने 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 ग्रोथ साइकिल में आ रहा था, इट वाज हिट हार्ड। जीएसटी के कारण यू हैड टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, स्मॉल बिजनेसेस दे आल्सो हैव टू विजिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, सो मच ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड दीज थिंग्स हैव टू बी देयर। तो वो फॉर्मलाइजेशन की तरह हमको जाना था, नो वन इज डिसएग्रीइंग, बट द वे इट वाज इम्प्लीमेंटेड, अगेन देयर वाज इश्यूज। So if I say this, 2017, GST was the biggest reform, but issues were हाँ, एक चीज़ पहले, अगर आपने जजमेंट पढ़ा होगा जो डिमोनेटाइजेशन पे आया है, जस्टिस नागरत्ना, शी डिसएग्रीड है। उन्होंने क्या बोला था, कोई बता सकता है? उनने क्या रीजनिंग दी थी? 4 जस्टिस, 4 तो जजेस ने अग्री किया था और एक ने डिसएग्री किया था, तो उनकी रीजनिंग क्या थी? नो, आरबीआई वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। किसने बोला आपको? हाँ, बेसिकली उन्होंने बोला था कि द इंटेंशन बिहाइंड डिमोनेटाइजेशन कैन नॉट बी क्वेश्चन। इंटेंशन तो सही था, बट द आरबीआई डिड नॉट अप्लाई इट्स इंडिपेंडेंट माइंड, ठीक है। सरकार ने कुछ बोला और आरबीआई ने इन टोटो उसको इंप्लीमेंट कर दिया। सो शी सेड द एक्ट वाज एंटायरली इलीगल, उन्होंने इसको इलीगल बोला था एक्ट को, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन टाइप को। जीएसटी आया, जीएसटी कॉज सर्टेन टीदिंग ट्रबल्स, स्टार्टिंग में इश्यूज हुए, राइट। इसके बाद अगर हम जाए 2018, तो वो कोई बिग टिकट रिफॉर्म नहीं आया 2018 के अंदर। 2019 में एक चीज़ हुई, अगर कोई बताएगा तो। कश्मीर इकोनॉमी का मैं पूछ रहा, ठीक है। 2019 में 2019 में नहीं हुआ कोविड, 2020 में आया था उसका इम्पैक्ट तो। हाँ हाँ, एक्चुअली एक चीज़ हुई थी, देयर वॉज ए कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, देयर वाज अ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट 30 to 22%। किस प्रीटेक्स पे कट किया था ये? गवर्नमेंट थॉट कि हम सप्लाई साइड से इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। दो तरीके हो सकते हैं ना, या तो डिमांड साइड से आप कंजम्पशन इंक्रीज कर दो, या सप्लाई साइड से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दो, तो भी इकोनॉमिक साइकिल चल सकती है कि भाई जॉब्स क्रिएट होंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप होंगे, है ना, उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अभी 1-2 दिन पहले और कल भी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था कि दिस वाज अ ब्लंडर। किसने पढ़ा है वो आर्टिकल? एक तो कल ही आया था इंडियन एक्सप्रेस में। इसको ब्लंडर इसलिए बोला गया बिकॉज द इकोनॉमी वॉज फेसिंग कंस्ट्रेंट फ्रॉम द डिमांड साइड एंड यू आर प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फ्रॉम द सप्लाई साइड। भाई डिमांड कंस्ट्रेंट है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कैसे कंजम्पशन रिवाइव होगा?
लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर हम जीडीपी देखें ना, हमारी जीडीपी जीडीपी अब जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से अगर मैं देखता हूं तो देर इज PFCE, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट प्रोवाइड्स अराउंड 56 to 60% बूस्ट टू द जीडीपी। ये 4 इंजन है हमारे ग्रोथ के, PFCE, GFCF, you can say GFCE and net exports। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम आप जैसे लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज PFCE। इट प्रोवाइड्स अ बूस्ट ऑफ अराउंड 56 to 60% टू द जीडीपी। इसलिए हम बोलते हैं कि कंजम्पशन रिवाइव करना जरूरी, कंजम्पशन रिवाइव करना जरूरी। 60% तक कंट्रीब्यूशन है इसका जीडीपी के अंदर। अब आती है बात GFCF की, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या चीज़ है? ये तो बड़ी भारी इंग्लिश है, सिंपल बात यह है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अराउंड 33% टू द जीडीपी एंड GFC इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये 11% तक है। नेट एक्सपोर्ट इंडिया के माइनस में रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग द इकोनॉमी को नीचे लेके आते हैं ये, ठीक है। हमारे नेट एक्सपोर्ट तो इम्पोर्ट ही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, हमने क्या किया, सोल्यूशन यहाँ प्रोवाइड किया। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत और है, कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो क्यों करता है? बहुत ही बेसिक बात है, रिटर्न मिलेगा तब करेगा, ठीक है। अब रिटर्न कब मिलेगा? जब मार्केट पे डिमांड तो होगी उसके प्रोडक्ट की। मार्केट पे डिमांड ही नहीं प्रोडक्ट की तो वो क्यों बनाएगा? तो आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे इंटरवेंशन करने थे। यहाँ पे इंटरवेंशन करते, लोगों को चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते, तो या फिर मनरेगा वेजेस बढ़ाते, या तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करते, तो वहां से इकोनॉमी रिवाइव होती, ठीक है। कल ही इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया कि रूरल इकोनॉमी इज रीलिंग हार्ड। तो यहां पे आपको इंटरवेंशन करने थे, आपने प्रॉब्लम क्या करी, आपने यहां पे इंटरवेंशन कर दिया। सो इस पीरियड को, ये समझ में आया ना सबको जब हम बात कर रहे हैं अभी तो ये जो 2014 से 2019 का पीरियड है ना, इट इज कॉल्ड एज द ग्रेट स्लो डाउन पीरियड, ग्रेट स्लो डाउन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर आया 2020। 2020 तो सबको पता ही कि क्या हुआ, कोविड आया। सो कोविड को अगर हम देखें तो इट वाज लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन। व्हाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि इकोनॉमी की एक साइकिल होती है, हर इकोनॉमी की एक साइकिल होती है। हर इकोनॉमी की एक साइकिल होती है। पीक के बाद एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे रिसेशन शुरू होता है। अब रिसेशन क्या होता है, कोई टेक्निकली बताएगा मुझे क्या होता है रिसेशन? हाँ, स्लो डाउन होता है। तो कितना स्लो डाउन? किस स्लो डाउन को हम रिसेशन बोलेंगे, किसको डिप्रेशन बोलेंगे? नेगेटिव होना जरूरी है क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन आउटपुट फॉर 2 consecutive quarters. Contraction in output for 2 consecutive quarters, we can say that it is a recession, accompanied by lower employment rate, ठीक है, dwindling forest reserve, right? तो ये पीरियड आ गया था पीक के बाद, रिसेशन वाला पीरियड। कोविड ने क्या किया, वो डिप्रेशन में ले गया उसको, ठीक है, पूरी इकोनॉमी को। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कोविड। बट कोविड के कारण एक चीज अच्छी हो गई, हर इकोनॉमी का एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है।
इसको स्टॉक मार्केट की भाषा में बोलते हैं स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट ये होता है कि जिस लेवल पे हिट करके इकोनॉमी और नीचे नहीं जाएगी, तो आपको बॉटम मिल गया इकोनॉमी का। अब यहाँ से तो ऊपर की यात्रा होगी, नीचे की नहीं होगी, ठीक है। तो कोविड आया, अगेन आपको पता है कि लॉकडाउन थे, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर halted, but we rose up to the occasion, the government rose up to the occasion. It came up with the Atmanirbhar Bharat package, which was कितना था वो 20 लाख करोड़, 10% of the then GDP, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने क्या किया, इट वांटेड टू रिवाइव द इकोनॉमी विच वाज अंडर डिप्रेशन। तो 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया, उसने डिमांड साइड से और सप्लाई साइड से बूस्ट करने की कोशिश की इकोनॉमी को। डिमांड साइड से बाय प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट, आपको पीएम स्वानिधि स्कीम का पता होगा ना, स्ट्रीट वेंडर वाला स्कीम। तो चीप क्रेडिट प्रोवाइड करना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना, ताकि इकोनॉमिक साइकिल वापस आए। आपको ये चीज़ याद रखनी है हमेशा, इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमको ये 4 इंजन है अपने पास ग्रोथ के, ये 4 इंजन, चारों जगह अपन को काम करना पड़ेगा। अब ग्लोबल इकोनॉमी अगर सफ़र कर रही है तो नेट एक्सपोर्ट तो आगे बढ़ने से रहे, आपको तो यहाँ काम करना पड़ेगा। और इंडिया जैसी इकोनॉमी कैसी है, वी आर अ डोमेस्टिकली लेड इकोनॉमी। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी लार्ज है कि वी आर रिलेटिवली इम्यून फ्रॉम द ग्लोबल प्रेशर्स, कि भाई ग्लोबली कुछ इंसिडेंट होता भी है तो वी आर रिलेटिवली इम्यून, नॉट फुली, रिलेटिवली इम्यून, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी बड़ी है। वी आर नॉट लाइक सिंगापुर, है ना, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड आगे देख लेते हैं। ठीक है, फिर आया ईयर हमारा 2021। ट्वेंटी को हम बोलते हैं पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी वाला फेज। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, यहाँ पे 2 थिंग्स वर हैपनिंग। एक तो हमारी इकोनॉमी में देयर वाज पेंट अप डिमांड। पेंट अप डिमांड कैसा समझते हो, कि बहुत समय से लोगों ने परचेजेस नहीं किए, तो देयर वाज पेंट अप डिमांड, कि लोगों को भाई घूमने भी जाना था, फ्रिज भी लेने थे, एसी भी लेने थे, बट इकोनॉमिक एक्टिविटीज खुली भी नहीं थी उस समय, तो क्या करते क्या, तो देयर वाज पेंट अप डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड ओवर एंड अबव दैट देयर्स योर आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इसने क्या किया, इसने एक्सेस लिक्विडिटी कर दी मार्केट के अंदर, एक्सेस लिक्विडिटी। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। अब जब मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ ना, और जो टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बिल्कुल मेंस में ऐसे ही लिखना, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखना कि हमने पढ़ा है, जेनेरिक भाषा में मत लिखना। पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, led by एक चीज़ और, जब हमने बोला ना कि एक सेकेंड 2014, हाँ, जैसे 2019 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी अराउंड 4%। 2015 के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए थे जीडीपी मेथोडोलॉजी में, कोई अगर बताए तो। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे लेके आ गए थे, है ना।
एक तो बेस ईयर चेंज किया था हमने अपना। अब नाउ इफ यू कैन सी चेंजेस हुए थे 2015 के अंदर, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2021 मेंस में। तो ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागना कि एक महीने का करंट अफेयर है ना, मार्केट में आ रहा है कंपाइलेशन, मत भागना उसके पीछे। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं बेसिक में कवर हुए हैं, है ना। जैसे कि हम तो एक साल का करंट अफेयर करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे वो थीम्स जो इंपॉर्टेंट हो सकती है इस साल के लिए, बट ऑन योर पार्ट ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागना, इश्यूज को समझने की कोशिश करना। अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे एज कम्पेयर टू फैक्ट। आप कितना रट्टा मारते हो, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे आप, ठीक है। तो 2015 के अंदर कुछ चेंजेस हुए थे जीडीपी में, उसकी वजह से हमारी जीडीपी थोड़ी बढ़ी हुई दिखती थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस। तो 4% था ग्रोथ। अभी 4% जो मैं बोल रहा हूँ वो नॉमिनल नहीं है, रियल जीडीपी है। तो अगर हम 2015 से पहले वाले लेवल पे देखें तो ये तो 4% से भी नीचे हो गया एक तरीके से, है ना। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट इज अ ग्रेट स्लो डाउन पीरियड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और 2020 ने उसको उसके बॉटम पे ले गया इकोनॉमी का। 21 रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड, excess liquid in the market, post pandemic recovery, what it led to? excess liquidity आई। 2021 में ही प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के आसपास, ठीक है, और स्पीच भी दी थी। तो उन्होंने बात करी अमृतकाल की कि वी आर एंटरिंग इनटू दी अमृतकाल। अमृतकाल के कुछ विजन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। जार्गन तो है बहुत सारा इसमें, स्लोगनबाजी तो है, बट एक कुछ विजन है। विजन क्या है? टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। भाई क्लियर कट एम है हमारे सामने कि वी हैव टू मेक इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। हमारा जीडीपी का टारगेट एक तो है 2025 तक कि हम $5 ट्रिलियन तक ले जाएं। 2047 तक हमारा टारगेट है कि $40 ट्रिलियन तक हमारी इकोनॉमी को ले जाएं, राइट, ताकि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाए। तो वो एक 2022 से हम एक अमृत काल में एंटर हो रहे थे, ठीक है। 2022 में एक चीज हुई, 2-3 चीजें जैसे हम बात करें। और यहाँ पे जो हम 40 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ये नॉमिनल जीडीपी है, ये रियल जीडीपी नहीं है। जब हम $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं ना इकोनॉमी की कि हम 2025 तक पहुंचेंगे, तो वो नॉमिनल जीडीपी पहुंचेंगे, ना कि रियल जीडीपी पे। नॉमिनल जीडीपी पता है ना, जीडीपी एट करंट प्राइसेस, रियल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, बेस ईयर वाला। तो 2022 में ये था। बट जैसे ही अब जैसे हमने देखा ना ये वाला फेज, रिकवरी वाले फेज में हम एंटर हो गए थे, एक्सपेंड करती इकोनॉमी हमारी। बट उससे पहले क्या हुआ? हाँ, पुतिन भाई नाराज हो गए, ठीक है। एक तो पुतिन भाई नाराज हुए, 2-3 चीजें हुई। अब इसको, अब ये 3 टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कई बार, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ने कई बार इस्तेमाल किए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। 3 इश्यूज फेस किए हमने ग्लोबल इकोनॉमी में: कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट। 3 C's: कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट। कोविड के नए वेरिएंट्स आ ही रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ? देयर वाज लॉकडाउन इन चाइना, एंड चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग जायंट। जायंट है वो, छोटा मोटा नहीं है, जायंट है पूरा। तो वहाँ से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं रॉ मटेरियल, आपको पता है। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी, काफ़ी चीज़ों की शॉर्टेज थी। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, हम 70% तक चाइना पर डिपेंडेंट हैं आज भी। ऑल्दो हमने PLI मिशन लॉन्च किए हैं, उसके अंदर देर आर सेमीकंडक्टर मिशन और ये सब है, दैट इज देयर। सो कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट।
3 C's. कोविड, ठीक है, कोविड और कॉन्फ्लिक्ट तो समझ में आया, बट क्लाइमेट को क्यों बोला मैंने यहाँ पे? हाँ, क्लाइमेट चेंज और एसोसिएटेड इशू। जैसे पिछले साल मार्च के अंदर व्हेन देयर वाज अ हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ रबी क्रॉप, है वीट का रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग सीजन था, बट देयर वर अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स। जो हीट वेव्स अप्रैल में आनी चाहिए थी, मई में आनी चाहिए थी, वो मार्च में आ गई। उसने हमारे प्रोडक्शन को हैम्पर किया रबी क्रॉप्स का, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज हुई। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, अब आप देखना, ये 3 C's ने 4F की प्रॉब्लम्स क्रिएट की, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, जो है वो अपने बता रहा हूँ आपको, और यही आंसर्स में इस्तेमाल करना है। इन 3 C's ने, यार ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, ने 4F की प्रॉब्लम क्रिएट की, दैट इज फूड, कन्फ्लिक्ट रशिया यूक्रेन, लैंड वॉर इन यूरोप, उसको कन्फ्लिक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो 3 C's अच्छा लगता है सुनने में, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड फाइनेंस। फूड का तो हमको समझ में आ गया, 2-3 चीजें हुई। एक तो हमारे रबी क्रॉप का डैमेज हुआ, फर्दर एक चीज और हुई, यूक्रेन इज अ मेजर सप्लायर ऑफ सर्टेन वेजिटेबल ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल हम लोग बहुत उससे इंपोर्ट करते थे। इंडिया वेजिटेबल ऑयल्स में 55 to 60% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इसलिए हम जीएम मस्टर्ड की बात करते हैं, जीएम क्रॉप की बात करते हैं, क्योंकि हम जो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी जीएम ही है। तो जीएम इंपोर्ट करे से बड़े अच्छा नहीं कि अपने जीएम उगा लें, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूम रहेगी उसकी वजह से। क्योंकि इस पर कई बार आर्टिकल आए कि जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी जीएम ऑयल ही है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक वो सब उगा रहे, जीएम ही उगा रहे वो लोग। इसलिए हम लोग जीएम मिशन की बात करते हैं, 55 to 60%। तो एक तो वेजिटेबल ऑयल के लेवल पे देयर वाज इन्फ्लेशन। दूसरा वीट के हमने देखा कि देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स जिन्होंने डिस्ट्रॉय किया। एक तो ये हो गया हमारा। फिर हमने बात करी फ्यूल की। आपको पता है फ्यूल का, तो रशिया इज वन ऑफ द मेजर सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। रशिया पे सैंक्शन लगे, सो देयर वाज सप्लाई रुकी वहां से रशिया से। उसकी वजह से क्या हुआ, दिस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ओपेक वाली कंट्रीज, इन्होंने अपने कार्टल फॉर्म किए। वैसे तो इनका कार्टल है ही, बट इन्होंने क्या किया, सप्लाई को रोका ताकि प्राइस इंक्रीज हो, सप्लाई को रोका ताकि प्राइस इंक्रीज हो। तो हमने देखा फ्यूल के अंदर देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड राइज क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। फर्टिलाइजर पे भी वी आर टोटली, मतलब वेरी मच डिपेंडेंट ऑन फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। यूरिया हो, डैप हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट हो, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। वहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज हो देयर। फाइनेंस की बोला मैंने, ये बताएगा अगर कोई। 3 F तो समझ में आ गए होंगे आपको। फाइनेंस का क्या हुआ, क्लाइमेट, फंड फॉर क्लाइमेट, नहीं नहीं नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाँ थोड़े पास आ गए आप। और एक्चुअली क्या हुआ, जो हमने देखा ना एक्सेस लिक्विडिटी, इसकी वजह से दुनिया भर में देयर वाज, अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ था आत्मनिर्भर भारत पैकेज टाइप में, बाकी कंट्रीज ने भी अपने वहाँ पे पैकेज दिए थे काफ़ी बड़े बड़े। तो एक्सेस लिक्विडिटी पूरी ग्लोबल मार्केट में थी। उसके बाद जो इन्फ्लेशन आया, एक तो डिमांड साइड से 2 इन्फ्लेशन होते हैं ना, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुश। तो दोनों तरफ से इन्फ्लेशन आया, डिमांड पुल भी था और कॉस्ट पुश भी था। तो जब इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई तो ग्लोबल जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं दे रोज अपनी द ओकेजन, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड रेट हाइक किया। यूएस फेड ने अराउंड 450 बेसिस पॉइंट अभी तक कर दिया,
आरबीआई ने जस्ट अभी आज ही किया है, 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा दिया, तो 250 बेसिस पॉइंट हो गया इनका भी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर यूएस फेड रेट इंक्रीज करता है वो भी इतने बड़े लेवल पे, तो क्या प्रॉब्लम होती है। 2022 में यूपीएससी ने पूछा है प्रीलिम्स, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, क्यों। हाँ, यूएस स्टेबल इकोनॉमी है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि जब इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म में ट्रबल देखते हैं ना किसी भी इकोनॉमी में, तो वो हमेशा ऐसे इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं विच आर सिक्योर, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यूएस बॉन्ड ट्रेजरीज, दे आर वेरी वेच सिक्योर। तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल वी विटनेस्ड, इंडिया से पैसा गया वहाँ पे। अभी हम आगे इशू देखेंगे बॉन्ड यील्ड वाला इशू, कि बॉन्ड यील्ड वर्जन, बॉन्ड प्राइस वाला, तब हम उसको चीज़ को सीखेंगे पूरा। बीओपी वाला भी देखेंगे हम कि क्यों हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व नीचे हुए। रुपी का डेप्रिसिएशन, इट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट इशू दिस ईयर, रुपी का डेप्रिसिएशन, है ना, तो वो तो हम देखेंगे। तो फाइनेंस में क्या था, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, ये सब क्यों हुआ है, इनकी वजह से, इनकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, इन्होंने इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, बोथ डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ठीक है। तो हमने एक टाइमलाइन बनाई अपनी 2014 से लेकर अभी तक कि रिफॉर्म्स हुए इन इकोनॉमी में, बट कोविड से पहले का टाइम हम एक स्लो डाउन पीरियड हमने पहले ही था इकोनॉमी में, ऐसा नहीं कि कोविड ने ही स्लो डाउन लेके आया, उससे पहले से स्लो डाउन था। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, तभी आप इकोनॉमिक सर्वे की बात ही समझ पाओगे। कोविड के टाइम पे कुछ रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म के साथ साथ जैसे ही इकोनॉमी रिकवरी फेज में एंटर हो रही थी, एक्सपेंशन फेज में आ रही थी, वैसे ही इश्यूज क्रिएट हो गए ग्लोबल इकोनॉमी में। अब इकोनॉमिक सर्वे ऐसे बोलता है कि अच्छे दिन आने वाले, फॉर द रीज़न दैट ये प्रॉब्लम सब रिड्यूस हो रही हैं, ठीक है, ग्लोबल शॉक भी रिड्यूस हो रहा है। हमने देखा क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैव सॉफ्टन्ड पहले से बहुत ज़्यादा। कोविड भी एटलीस्ट इंडिया में तो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ बाद में, और चाइना में भी अब ठीक हो रहा है। क्लाइमेट तो ऐसा है कि इसको क्या बोले, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं, वहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। कल से याद रखना, आज हम थोड़ी बेसिक बातें कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ताकि हमारी थोड़ी टाइमलाइन बन जाए और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो बार बार न्यूज़ में आते हैं उन पर हमको क्लैरिटी मिल जाए। कल से हम जनवरी फरवरी का आप लेके आना मैगजीन, इकोनॉमी का करंट अफेयर हम करेंगे कल से, ठीक है ना। एक बार इकोनॉमी कंप्लीट हो गया, उसके बाद विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे कि कैसे तो स्टेटमेंट्स फॉर्म होते हैं यूपीएससी के, ठीक है, कौन से एरियाज ऐसे जहाँ पे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि 7 से 8 दिन में हम लोग ये कर लेंगे। उसके बाद लेट्स देखते हैं कि PT65 आता है तो उसको देख लेंगे, ठीक है, बट अभी तो करते हैं इसको। वन सेकेंड, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जो मैंने पूरा टाइमलाइन बनाया। हाँ, आपको अपनी तरफ से क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे में बता देता हूँ, किसी समरी के भरोसे मत रहना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना और उसको पेज 1 से पेज लास्ट तक नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ी सी ओवरव्यू दिया होता है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये पढ़ना सिर्फ उसका। एक बार हर चैप्टर का आप ये पढ़ लोगे तो आपको इंडियन इकोनॉमी की थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे इज अबाउट लास्ट ईयर, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट इज अबाउट नेक्स्ट ईयर, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में देख लेंगे उसको थोड़ा, बस बजट को देख लेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको अपनी तरफ से क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफिशियली डाउनलोड करो, उसका इंट्रो और कंक्लूजन तो कम से कम पढ़ो। उसके बाद आप विजन की समरी पे रिलाई कर लेना। फॉर एग्जांपल जो चार्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यूपीएससी ट्रेंड्स पे क्वेश्चन पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हैज बीन स्टेडीली डिक्रीजिंग, स्टेडीली इंक्रीजिंग, ठीक है, टैक्स बुएंसी है कि नहीं है, ये सब चीज़ें पूछते हैं वो लोग। तो ट्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेंड्स तो आप किसी भी समरी से देख लेना, विजन की समरी आ गई, शायद कल ही आई है, तो उसके हिसाब से। बट उस चीज़ को इग्नोर मत करना आप, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला,
नहीं तो आपकी GS3 की जो GS3 में मार्क्स नहीं आते लोगों के, इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, वो समरी पे रिलाई करते हैं। कल को ऑफिसर बन जाओगे तो क्या समरी मांगोगे रिपोर्ट की? तो समरी ला के दो, ठीक है, या फिर किसी कोचिंग वाले से बनवा दो। मैं तो समरी की आदत है मेरी पढ़ने की आज तक। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो जीडीपी में हमने देख लिया डिक्लाइन था और रिकवरी फेज। इसको बोलते हैं वी शेप्ड रिकवरी। वी शेप्ड रिकवरी, कई लोग बोलते हैं के शेप्ड रिकवरी भी होती है। के शेप्ड रिकवरी क्या होती है? वी शेप्ड रिकवरी पे 2021 में पूछा था उन्होंने मेंस में क्वेश्चन कि वी शेप्ड रिकवरी इकोनॉमी में क्या थी। के शेप्ड रिकवरी पता है किसी को? सम सेक्टर्स, हाँ, ओनली सम सेक्टर्स आर विटनेसिंग ग्रोथ, बाकियों में सिर्फ डिक्लाइन हो रहा है। जैसे हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो थे ना कॉन्टैक्ट इंटेंसिव वाले, उनके अंदर डिक्लाइन था, बट कुछ सेक्टर्स में भी सॉ बूम। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस क्या है इसके अंदर? टोटल, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब टेरिटरी, टेरिटरी प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विस दोनों। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है? हाँ, इंटरमीडिएट, नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विल हैपन। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है ना कि भाई हम एक ही चीज को बार बार काउंट कर रहे हैं। तो जीडीपी में लास्ट ईयर 7% है ग्रोथ रेट। अब फोरकास्ट इसका है कि वी विल ग्रो फ्रॉम 6.5 to 7%, इतना इसने बोला है, इतना हम ग्रो करेंगे नेक्स्ट ईयर। प्राइवेट कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। यहां पे मैं आपको वही बात बताना चाहूंगा, प्राइवेट कंजम्पशन इज अबाउट 56 to 60%। इट हैज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट, यू कैन से बूस्टिंग द जीडीपी। तो इसलिए हम बात करते हैं कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन की इंपॉर्टेंट हो जाता है। 60% जीडीपी को ऊपर ले जाने में इसका योगदान है। सीपीआई इन्फ्लेशन, अब देखो यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है सच। वैसे ट्रेंड कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? या तो पूरे डेकेड का ट्रेंड इंपॉर्टेंट होगा या लास्ट 5 ईयर्स का इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे नहीं कि पिछले साल से, ऐसे ट्रेंड नहीं बनते। ट्रेंड होता है कि 5 साल से कोई ट्रेंड बन रहा है, कि पूरे 10 साल से कोई ट्रेंड बन रहा है, स्टडीली इंक्रीज हो रहा है, स्टडीली डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि हम केपेक्स में देखेंगे, केपेक्स में थोड़ा स्टडी इंक्रीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन हम थोड़ा अपना बेसिक ऊपर कर रहे हैं। राइज इन प्राइसेस है ना, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। एक होता है सीपीआई कोर भी होता है ना। कोर क्या होता है? फूड और फ्यूल को माइनस करते तो सीपीआई कोर मिल जाता है हमको, ठीक है। तो सीपीआई होता है। अब सीपीआई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या मेजर्स हैं? गवर्नमेंट के पास, वो तो आरबीआई के पास है ना। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ फर्क होता है कि नहीं होता? हाँ, गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए थे पिछले साल अगर आप बताएं तो? गवर्नमेंट ने तीन इंटरवेंशन हो सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिक्रीज किया, हाँ ठीक है, वो एक कोशिश थी। देखो 3 तरफ से हो सकते हैं मेजर्स। एक तो हो सकता है कि आप डिमांड साइड पे कुछ इंटरवेंशन करो कि डिमांड थोड़ी कम हो जाए इकोनॉमी के अंदर, या सप्लाई साइड से करो, या कॉस्ट कम कर दो प्रोडक्ट्स की। तो गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया था फ्यूल पे और सब चीज़ों पे, तो कॉस्ट साइड से भी आप कट कर सकते हो इन्फ्लेशन को, ठीक है। सप्लाई साइड से कैसे कर सकते हो? किसी कमोडिटी की अगर शॉर्टेज है तो आप उसकी सप्लाई कर दो। होता है ना, कई बार वीट की शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट अपनी ग्रेनरी से, है ना, पीडीएस, वो जो अपना एफसीआई का गोडाउन है वहाँ से रिलीज करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी रोल प्ले करती है। आप ऐसा मत करना कि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे वो कि ओनली आरबीआई हैज द रोल। मॉनेटरी पॉलिसी का रोल है, बट गवर्नमेंट का भी रोल है, फिस्कल पॉलिसी का भी रोल है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ टैक्सेशन एंड बोरोइंग
टैक्सेशन बोरोइंग, दो चीज़ जिससे आप इंटरवेन कर रहे हो मार्केट में, टैक्सेशन और बोरोइंग से, है ना। अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, इसमें मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ एक बार, ये इंपॉर्टेंट इशू है इस साल के लिए बहुत बड़ा, तो इस पर एक बार बात कर लेते हैं तो हमको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। रुपी डेप्रिसिएशन हुआ, सबको पता है हुआ है, बट ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, क्योंकि जब रुपी डेप्रिसिएशन हुआ तो फॉरेक्स भी डिप्लीट हुए, ठीक है। पाकिस्तान में इश्यू चल रहा है बीओपी क्राइसिस का, श्रीलंका में चला उससे पहले, तो एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट होना पड़ेगा हमको उसके लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, वन कंट्री एंड अदर कंट्रीज विद इन अ ईयर, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स। एक कंट्री और दूसरी कंट्री में विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट इज योर बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बीओपी के अंदर दो चीजें आती है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में अगेन बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखते हैं हम, तो या तो यहाँ पे हमको ट्रेड डेफिसिट मिलेगा या ट्रेड सरप्लस मिलेगा। तो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट, तो यहाँ पे ये चीज़ है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हम देखते हैं। यहाँ पे कौन सी चीज़ आती है? सिर्फ गुड्स आते हैं, सर्विसेज नहीं आती। यहाँ पे सर्विसेज नहीं आती, तो ये याद रखना, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सर्विसेज नहीं आती। हो सकता है प्रीलिम्स में MCQ आ जाए ऐसा। बैलेंस ऑफ इनविजिबल के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। ठीक है, सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर, हम अच्छा खासा यहाँ पे एक फोटे है हमारा। इनकम के अंदर आता है आपके डिविडेंड, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट, ये सब चीज़ें। ट्रांसफर के अंदर रेमिटेंसेज, गिफ्ट्स, डोनेशंस। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि देखो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पे भी प्लस माइनस हो सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस हो गया तो ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो गया तो हमारा ये इनविजिबल प्लस पे हो गया। अब करंट अकाउंट डेफिसिट या करंट अकाउंट सरप्लस है क्या चीज़? कई बार इंडिया के केस में मोस्टली यहाँ पे नेगेटिव ही दिखता है हमको बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बट बैलेंस ऑफ इनविजिबल के केस में हमको सरप्लस मिल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस ऑफ इनविजिबल में इतना हमारे पास सरप्लस है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिटेंड हो जाता है, तो हमारा ओवरऑल करंट अकाउंट सरप्लस में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी प्लस में और नेगेटिव, इन दोनों का मिला के जो देखते हैं वहाँ से मिलता है हमको करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है? करंट अकाउंट का मतलब समझे पहले। करंट अकाउंट का मतलब ये है कि फ्लो ऑफ मतलब फ्लो ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर, है ना, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ ईयर। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है? जो टोटल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल नेगेटिव है, तो हमारा जो हमारा फॉरेक्स है वो बाहर कम हो रहा है। कम हो रहा है, ये इंडिकेट करता है वो।
फॉरेक्स तो फिर बीओपी पे आता है, पूरा पूरा हम जब बीओपी निकालते हैं तब आता है। ये इंडिकेट करता है कि देर इज मोर डिमांड फॉर दी फॉरेन करेंसी देन द डोमेस्टिक करेंसी। फॉरेन करेंसी की डिमांड ज्यादा है क्योंकि हमको इंपोर्ट पे रिलाई करना पड़ रहा है, समझे आप? हमको डॉलर की जरूरत ज्यादा है एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक करेंसी, क्योंकि हम करंट अकाउंट को बैलेंस करने के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन योर इंपोर्ट्स, राइट? तो ये हाईलाइट करता है relative importance of the foreign currency as compared to the domestic currency, कि there is more demand for dollar as compared to the domestic currency। ये हाईलाइट करता है ये कि more demand for the dollar या फिर कोई भी जो ग्लोबल करेंसी है उसके लिए। तो मोर डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो प्राइस इंक्रीज होगा। सो देर वॉज एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर and depreciation of rupee, depreciation of rupee, right? तो यहां से जो हम देखते हैं ना depreciation वाली बात, more demand for dollar, ठीक है, more demand but supplies are limited, so price will rise, you can say price will rise and more downward pressure on rupee will mean more costlier imports। ये तो ऐसा है कि एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, समझे? करंट अकाउंट डेफिसिट रुपी डिक्लाइन करता है, रुपी डिक्लाइन की वजह से इंपोर्ट और महंगे होते हैं, इंपोर्ट और महंगे होने की वजह से, तो ये तो विशियस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है ये। एक चीज है आपका कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तीन चीजें आती हैं आपकी। एक तो आता है इन्वेस्टमेंट, लोन्स और एनआर डिपॉजिट। इसमें गवर्नमेंट का भी और ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। कई बार क्या होता है ना कि इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट है बट कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस हो जाता है, तो ओवरऑल बीओपी सरप्लस में आ जाता है। अगर ओवरऑल बीओपी सरप्लस में है तो एक्सेस अमाउंट फॉरेक्स में ट्रांसफर हो जाता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाते हैं। और अगर ओवरऑल बीओपी नेगेटिव में है तो फॉरेक्स से पैसा निकाल के यहाँ डालना पड़ता है इसको बैलेंस करने के लिए, समझे बात? लास्ट ईयर क्या हुआ, ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक इन वेस्ट, यहां पे आउटफ्लो बढ़ गया कैपिटल अकाउंट पे भी। तो करंट अकाउंट पे तो वी वर सफरिंग, कैपिटल अकाउंट पे भी वी स्टार्टेड सफरिंग, क्योंकि देयर वाज फ्लाइट, आउटफ्लो ज्यादा था, इनफ्लो कम था। दैट्स वाई हमको फॉरेक्स रिजर्व हमारे कम हुए। देखे ना आपने, 641 बिलियन डॉलर तक हमने कर लिए थे, उसके बाद 530 तक, मतलब 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हमको डिक्लाइन देखना पड़ा। तो वो क्यों हुआ? ये कंसेप्ट समझ में आया किसी को? प्रॉब्लम आ रही किसी को समझने में? क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन समझने के लिए आपको ये समझना पूरा जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट होने के बाद भी वी कैन एक्सपीरियंस बीओपी सरप्लस प्रोवाइडेड देर इज मोर इनफ्लो ऑफ कैपिटल और एसेट इन द इकोनॉमी एज कंपेयर टू द आउटफ्लो, है ना? अब तो हमारे वहां पे क्या हुआ था 1990s के अंदर, जो हमने बीओपी क्राइसिस फेस किया था। बीओपी हमारा नेगेटिव में था और हमारे पास इतने फॉरेक्स भी नहीं थे कि हम उसको बैलेंस कर सकें। हाँ, और हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं थे कि हम उसको बैलेंस कर सके बीओपी को। तो बीओपी क्राइसिस हो गया एक, समझो। अगर इसमें नेगेटिव है बीओपी ओवरऑल, ओवरऑल बीओपी मतलब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों मिला के। कैपिटल अकाउंट प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ये भी प्लस माइनस में हो सकता है। ओवरऑल बीओपी अगर प्लस में है तो वो फॉरेक्स में चला जाएगा पैसा,
फॉरेक्स रिजर्व बढ़ जाएंगे आपके। नेगेटिव में है तो फॉरेक्स से आपको पैसा डालना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो एक चीज मैं पूछूं, अगर एप्पल का मोबाइल अगर हम इंपोर्ट करते हैं इंडिया में तो वो किधर आएगा? वो कौन से में आएगा इन दोनों में? नहीं, बैलेंस पेमेंट में तो आएगा, बीओटी में आएगा, बिल्कुल बीओटी में आएगा। कहीं ऐसे ना सोचे कि लोग एसेट आ रही है कोई तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वो इधर ही आएगा इसके अंदर। तो ये चीज़ हमको बताती है डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन क्यों हुआ। हाँ हाँ, नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट भी डेप्रिशिएट करता है रुपी को। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट डेप्रिशिएट क्यों करता है? क्योंकि देर इज मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। आप समझ रहे हो, इंडियन करेंसी की डिमांड नहीं है, फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है, तो डेप्रिशिएट करेगा, देर विल बी डाउनवर्ड प्रेशर ऑन रुपी। जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है उस पर तो प्रेशर आएगा ही ना। बट उसके बाद भी अगर कैपिटल अकाउंट में हमको सरप्लस आ जाए, बहुत ज़्यादा इनफ्लो आ जाए, बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आ जाए, है ना, डॉलर, देर इज एन इनफ्लो ऑफ डॉलर, तो भी हम रुपी अप्रिसिएशन विटनेस कर सकते हैं। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी आउटफ्लो, यहाँ पे भी। तो फाइनली हमको क्या, रुपी डेप्रिसिएशन देखने को मिला। आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व में से पैसा रिलीज किया रुपी को बचाने के लिए, ठीक है, बट कितना ही बचाते हैं। तो ये हमने समझ लिया। इंडिया के केस में डेप्रिसिएशन वाज रिलेटिवली लेसर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, रिलेटिवली लेसर एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। रीजन क्या हो सकते हैं इसके? ये मैक्सिको कहाँ से प्लस में आ गया? मैक्सिको कहाँ से प्लस में आ गया? क्या रीजन रहा होगा कि मैक्सिको प्लस में है, ये बताओ आपको। क्या रेमिटेंसेस हैं, और एक और चीज़ करी उन्होंने, रेमिटेंसेस हैं, हाँ वो बिल्कुल सही बोला आपने। इंडिया फर्स्ट है, मैक्सिको सेकंड है। वैसे मैक्सिको और चाइना में लगा रहता है कि सेकंड थर्ड का, बट हमारा फर्स्ट, वो तो पक्का है हमारा वाला तो। हाँ, तो क्या हुआ था, एक तो ठीक है रेमिटेंसेस आपने बताया, दूसरा क्या हो सकता है? फ्यूल हमने डिस्काउंटेड रेट पे लिए थे, हाँ एक रीज़न था, ठीक है। मैक्सिको में क्या हुआ था कि मैक्सिको का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, उसने और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक किए। आप समझ रहे हो, आरबीआई ने इतने रेज नहीं किए। हमने देखा यूएस फेड ने अराउंड 450 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया, आरबीआई अभी तक 250 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है। और ये तो और भी तेज हो गया इसने और ज़्यादा कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज अट्रैक्शन ऑफ कैपिटल। बेसिक बात है, शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो जो बड़ा पैसा रखते हैं लोग, वो कहाँ डालेंगे पैसा? जहाँ पे सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कहाँ है? ट्रेजरी में। भाई गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती, सोवरेन डिफॉल्ट नहीं करता, प्रोवाइडेड वो ग्रीस हो, ठीक है। कई कंट्रीज कर जाती है, इसलिए हम क्रेडिट रेटिंग देखते हैं कंट्रीज की। अब क्रेडिट रेटिंग का इशू भी आएगा इंडिया के केस में, कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो इन्होंने वही किया, इंटरेस्ट रेट हाइक। एग्रीकल्चर रिलेटिवली स्टेबल ग्रोथ दे रहा है 3-4 साल से, 4-5 साल से। हाँ हाँ, इसका मतलब ये है कि कान यहाँ से पकड़ो कि यहाँ से पकड़ो ठीक है तो ऐसा नहीं होता, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। हाँ, जीएफसीएफ का मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, क्या विजिबल नहीं है? अब विजिबल है? हाँ ठीक है, और बड़ा कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। जीएफसीएफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली, ये तो अच्छी इंग्लिश है, जीएफसीएफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी खासियत क्या है, यहाँ 1 रुपया डालोगे 2.5 रुपया मिलेगा, ठीक है। कैसे? 2.5 क्या मतलब, अभी जो कल आर्टिकल आया, जो इकोनॉमी, ये अपने नीति आयोग के सीईओ है, उन्होंने तो लिखा है कि 2.95 तक अगर आप 100 रुपये डालते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो आपको
₹295 तक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? हाँ, वही फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पूरी इकोनॉमी का ना, इकोनॉमिक लिंकेज पूरा क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से। आउटपुट इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डिमांड, ये चीज़ होती है। तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एक चीज़ हाईलाइट करता है, अगर ये बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में रिवाइवल होने वाला है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा है, अगर जीएफसीएफ इंक्रीज हो रहा है तो इट विल नेसेसरली लीड टू, तो उसे 4 ऑप्शन दिए थे कुछ, तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमी। लोग इन्वेस्ट ही इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको दिख रहा है कि आगे पैसा आने वाला है अपने पास। कौन डूबत खाते में कोई पैसा डालता है? कभी कोई नहीं डालता। तो उसको लगेगा आगे ग्रोथ रेट है तो पैसा डाल रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रहा है। ठीक है। जीएफसीएफ, जीएफसीएफ का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हमने देखा ना जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, एक तो पीएफसीई दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का है, वो 56 से 60% तक हमारी जीडीपी को बूस्ट करता है। जो जीएफसीएफ है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो 33% तक इकोनॉमी को बूस्ट करता है, सेकंड लार्जेस्ट रोल इसका है। और तीसरा जो है वो हमारी गवर्नमेंट फाइनल। हाँ, तो इसमें आप क्या जानना चाहते हो? हाँ, रिटर्न्स अच्छे से मेरा मतलब है अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है इकोनॉमी में तो वो इसी प्रीटेक्स्ट पे हो रहा है कि इकोनॉमी आगे रिवाइव करने वाली है। मतलब हम कोई भी कब डालेगा ना पैसा, मार्केट में पैसा कब डालते हैं लोग? जब लगेगा कि मार्केट उठने वाला है। हाँ, स्पेकुलेशन जैसा है, बट ये स्पेकुलेशन ऐसा नहीं है, ब्लाइंड स्पेकुलेशन नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंसेस, एम्पेरिकल एविडेंसेस। ऐसा नहीं है कि डेटा देखते हैं वो लोग भी। ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स देखते हैं सबसे पहले तो। इंडिया किस केस में बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन नहीं हुआ, यूएस के केस में देयर वाज बॉन्ड यील्ड इन्वर्जन, तो हम उसको देखेंगे वो क्या चीज़ है। बट इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रीजनड एविडेंसेस। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑल्सो इंक्रीजिंग। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि आउटपुट एट मैक्स हम कितना अटेंड कर सकते हैं वर्सेस अभी हमारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उन दोनों के बीच का गैप। प्राइवेट केपेक्स हैज बीन इंक्रीजिंग। जब हम केपेक्स की बात करते हैं ना, जीएफसीएफ, तो उसमें गवर्नमेंट की भी बात करते हैं और प्राइवेट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों ही आ जाता है इसके अंदर, समझे ना। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग चीज़ है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अलग चीज़ है, जो जीएफसीएफ के अंदर दोनों आता है। तो सरकार भी अपनी तरफ से केपेक्स इंक्रीज कर रही है। प्राइवेट से उम्मीद थी कि वो 2019 में टैक्स रेट कट हुआ था, उसके बाद वो इंक्रीज करते, बट उन्होंने किया नहीं, है ना। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि डिमांड ही नहीं दिख रही थी सामने इतनी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रिमेन्स बुओयंट। अब एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, ये आर्टिकल आए थे 2-3 दिनों में, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टैक्स कलेक्शन बूस्ट क्यों हुआ है इंडियन इकोनॉमी में? अगर आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ही बता सकते हैं, नहीं तो वैसे नहीं बता पाएंगे। हाँ हाँ, और क्या रीज़न थे? और क्या रीज़न थे? पिछले 5-6 साल में टैक्स कलेक्शन क्यों बढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में? हाँ, फॉर्मलाइजेशन जो हुआ है ना इकोनॉमी का, उसकी वजह से। फॉर्मलाइजेशन के अंदर यू आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम, तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो आपको अकाउंट सबमिट करने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, तीसरा है कट इन टैक्स रेट। अब टैक्स रेट कट करने से क्या होता है? कंप्लायंस बढ़ती है। बेसिकली ये देखा गया है, ये एविडेंस है कि टैक्स रेट आप कट करोगे, अगर आप एग्जॉर्बिटेंट टैक्स रेट रखोगे तो लोग फिर टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, दो नंबर के पैसा अपने करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने टैक्स रेट कम कर दिया है ना, तो कंप्लायंस विल बी मोर। तो इसकी वजह से क्या हुआ? टैक्स बेस बढ़ा हमारा, टैक्स बेस बढ़ा। टैक्स बेस बढ़ने की वजह से वी विटनेस, तो 3 बताया मैंने आपको। डिजिटलाइजेशन, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स देना ही पड़ता है, वहाँ पे कोई छुपा नहीं सकते आप। फिर फॉर्मलाइजेशन, ठीक है। पिछले साल ही एसबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडिया का जो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा था पहले, अब वो सिर्फ 15 से 20% श्रंक हो गया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। बेसिकली टू गवर्नमेंट के जो स्टेप्स है टूवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, उसकी वजह से। फॉर्मलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन,
रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, है ना, विच लेड टू टैक्स बेस इंक्रीजिंग, बेस इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, कंप्लायंस बढ़ रही है। और फिर जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हुई थी उसके कारण तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बूस्ट हुई, तो वी विटनेस टैक्स। हो सकता है ये फील्ड में पूछ ले कि क्यों हुआ लास्ट ईयर्स में। नंबर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने तो रखो, थोड़े बहुत, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर्स। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे केपेक्स का इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट का इंपॉर्टेंट होता है ना, इन्फ्लेशन के थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है हमारे यहाँ पे 4+-2, 2 से 6 तक का टॉलरेंस बैंड है। अब यूएस के अंदर वो सिर्फ 2% टारगेट करते हैं, तो इसलिए उनका इतना अग्रेसिव रेट हाइक था। उनके वहाँ पे 9% तक सीपीआई इन्फ्लेशन चला गया, और वो टारगेट कितना करता है 2%। हमारे यहाँ पे टारगेट बेसिकली 4% है। 4% इज दी टारगेट रेट, कि भाई इसमें +-2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इंडिया पेड, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट इशू इस बार हाईलाइट हुआ है एनपीए का। जब हमने देखा ना बैंक क्लीन अप हुआ था 2014-15 में, गवर्नमेंट वाज ऑन टू कि जो बैंक सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर जो इश्यूज फेस कर रहा है एनपीए के, वो रिजॉल्व हों। तो हमने देखा कि देयर वाज अ एनपीए हाइक। एनपीए हाइक क्यों था? क्योंकि जो एनपीए अभी तक बैंक्स दिखाई नहीं रहते सामने, अब उनको दिखाने पड़े ड्यू टू प्रेशर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के जो प्रेशर था उसकी वजह से उनको दिखाने। अब आरबीआई ने कई सारे रिफॉर्म लिए थे, आपको पता होगा उस समय। इंद्रधनुष मिशन आया था एक हमारे यहाँ पे बैंक क्लीनअप को लेके, फिर आरबीआई ने कई बैंक्स को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर डाला, राइट। तो एक चीज अच्छी हुई है पिछले सालों में कि एनपीए रेट डिक्रीज हुआ है। क्या ये एक अच्छा संकेत देता है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए? क्योंकि हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा आपने कि कॉर्पोरेट्स आर ओवर लिवरेज्ड एंड बैंक्स आर अंडर बैड लोन्स। तो दोनों की बैलेंस शीट अब इंप्रूव हो रही है। अब कॉर्पोरेट पैसा ले सकता है और बैंक पैसा दे सकता है। पहले वो किस मुंह से जाता, उसके पास पहले ही, ठीक है, पहले से बेचारा इतना डूबा हुआ था, बैंक के पास इतना पैसा था नहीं कि वो देता। बट बैंक, गवर्नमेंट ने बैंक रिकैपिटलाइजेशन वगैरह उन इश्यूज, उन मेजर्स के थ्रू एनपीए क्राइसिस को नीचे करने की कोशिश करी। अब 5% हमारे यहाँ एनपीए रह गया। तो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। स्पेशली जो हम क्रेडिट साइकिल देखते हैं ना, क्रेडिट टू जीडीपी, वो अपटेक, उसमें अपटेक हो सकता है। जब क्रेडिट कोई लेगा तो ऑब्वियसली कि इन्वेस्ट करने के लिए लेगा, कंजम्पशन के लिए ले रहा है तो वो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा एनपीए वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक चीज यहाँ दी हुई है, सॉरी, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में फर्क। आज हम अपने आप को कुछ टर्म से फेमिलियराइज कर रहे हैं ताकि हम कल करंट अफेयर पढ़े तो हमको ऐसा न लगे भाई इसने क्या, ये क्या बात आ गई यहाँ पे, ठीक है क्या? हाँ, बट उसका एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है। हाँ, नॉन राइवलरसनेस एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये है कि आप किसी को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, इनकम स्टेटस, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नॉन राइवलरसनेस का मतलब है कि एक की कंजम्पशन से दूसरे के लिए कमोडिटी कम नहीं हो जाती, ठीक है। जैसे कि पब्लिक पार्क है, पार्क कैसा है कि अगर दो लोग चले गए, 4 लोग चले गए तो ऐसे नहीं पार्क कम हो जाएगा किसी के लिए, ठीक है, बराबर है। तो पब्लिक गुड है, वो पब्लिक गुड की खासियत ये होती है। एजुकेशन, हेल्थ, ये जो हम क्रिएट करते हैं दैट इज पब्लिक गुड। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होता है? प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाता है जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, और प्रोडक्टिविटी एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। सेम इनपुट में ज्यादा आउटपुट, सिंपल सी बात है। सेम इनपुट के अंदर ज्यादा आउटपुट मिल रहा है आपको, दैट इज प्रोडक्टिव। हाँ, प्रोडक्टिविटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो सेम लेवल ऑफ इनपुट डाल के, है ना, वो प्रोडक्टिविटी होती है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं एक बात करूंगा। 3 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, ये सब। एक होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पे गवर्नमेंट ने 2014 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इंडिया में 2 फेजेज में आया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। कल ही एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था। पहला फेज था जिसमें इट वाज बेस्ड ऑन जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। उसके बेसिस पे हमने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की, लाइक यूपीआई, कोविन पोर्टल, है ना, और माई गॉव पोर्टल, वो सब चीज़ें। अब सेकंड फेज आएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का, विच विल बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मैकाट्रॉनिक्स, ये सब, रोबोटिक्स, ये सब। तो सेकंड फेज एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का और आएगा। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें क्या चीज़ें आती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, है ना, सैनिटेशन पे जो हम काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। तो ये ट्रायड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रायड, फिजिकल, डिजिटल और सोशल, ये ही इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। क्योंकि हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करने से भी आउटपुट ज़्यादा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द बेस ऑफ एन इकोनॉमी। ये तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर फिर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, सब करेंगे। चाइना की ग्रोथ स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद दे विटनेस्ड। क्योंकि क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमने आज किया, लेट्स से कि आज हमने किया है, इस पर एक जेस्टेशनल पीरियड होता है। जेस्टेशनल पीरियड क्या होता है कि जिस दिन हमने एक्सपेंडिचर किया और जब हमको उसके रिजल्ट देखने को मिले, जेस्टेशनल पीरियड होता है। तो उसका एक जेस्टेशनल पीरियड होता है। इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है कि 2014 से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रही है। अभी तक हमको उसके फायदे देखने को नहीं मिले, बट अब देखने को मिलेंगे। क्यों? वो जेस्टेशनल पीरियड अब खत्म होने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे में ने एक रीजन ऑप्टिमिज्म दिखाया अपनी अप्रोच के अंदर। और रीजन क्यों बोल रहे हैं हम? कि इट बेस्ड ऑन एविडेंसेस, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जेस्टेशनल पीरियड था वो ओवर होने वाला है, अब हमको उसके बेनिफिट दिखेंगे। इसी पे उन लोगों ने बात की है, जो मैं आगे लिख रहा हूँ। इन्होंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है कि 1998 और 2002 के बीच में भी हमारी इकोनॉमी में कुछ शॉक्स आए थे। इंडिया ने पोखरण लॉन्च किया था, उसके बाद सैंक्शन हुए इंडिया पे। बैंकिंग, कॉर्पोरेट सेक्टर पे उस समय भी इश्यूज थे। सक्सेसिव ड्रॉट्स देखने को मिले। टेक्नोलॉजी बस, यूएस में रिसेशन हुआ, 9/11 का इंसिडेंट हुआ। बट हमने चैलेंजेस के सामने, चैलेंजेस को चैलेंजेस के तौर पर नहीं लिया, अपॉर्चुनिटी। तो हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलाइज किए, प्राइवेटाइज किया, एसेट रिकवरी किया, एफआरबीएम एक्ट लाए। एफआरबीएम एक्ट इज फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन। तो उसकी वजह से लेटर वी विटनेस्ड ग्रोथ। आप देखो रिफॉर्म कब हुए थे और ग्रोथ कब देखने को मिली? जब ये सरकार चली गई थी, वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, तब देखने को मिले। तो उसके बाद रिटर्न्स। अब इन्होंने बोला है कि सेम थिंग विल हैपन नाउ ऑल्सो, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ शॉक्स दिखे हमको। बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, वो ट्विन बैलेंस शीट की बात की हमने, अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक, इन्फ्लेशन, टाइटनिंग, वो सब चीज़ें। बट वी इनिशिएटेड सर्टेन रिफॉर्म्स। यूनिक आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टैक्स रेट रैशनलाइजेशन। इस बार भी एक न्यू टैक्स रिजीम लेके आए लोग। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, वैक्सीन रोल आउट, एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वही है जो हमने बात करी 2 फेजेस में, फेज 1, फेज 2। इसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत ज़्यादा यूपी इसमें इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन पहले क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे हर चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ ओवरव्यू दिया होता है पूरा उसने, तो वो ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा इंडियन इकोनॉमी की। फिर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इतना तो पढ़ लो, बाकी समरीज देख लेना, बाकी वो समरीज कर। तो ये आप बोल रहे हैं कि अब हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। ये जेस्टेशनल पीरियड अब वाला है। आवाज़ आ रही है? क्रेडिट टू जीडीपी, सेम चीज़ जो हमने बात करी। ये पहले इसमें हमको नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली, बट अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो आने वाले समय में
विल सी सम इम्प्रूवमेंट्स. सॉरी. फिस्कल कंसोलिडेशन. आपने एफआरबीएम एक्ट के बारे में पढ़ा होगा. एफआरबीएम एक्ट के अंदर टारगेट क्या है? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट और डेट टू जीडीपी का टारगेट. 3% है. हाँ. और डेट टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी कंबाइंड गवर्नमेंट का 60% है कि 40 सेंटर कर सकता है और 20 स्टेट्स. तो डेट टू जीडीपी 60 आना चाहिए और आपका फिस्कल डेफिसिट 3% तक उसको आना ही पड़ेगा. क्यों इंपॉर्टेंट है फिस्कल कंसोलिडेशन या फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना? ये इश्यूज हमको समझने पड़ेंगे, तभी हम क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे यूपीएससी के, और जो करंट अफेयर है उनको भी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? ठीक है, वो आप बोल सकते हो कि केपेक्स, वो तो आप रेवेन्यू का बोल सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब होना चाहिए और रैशनलाइज करके उसको केपेक्स में जाना चाहिए. एक चीज होती है क्राउडिंग आउट. क्राउडिंग आउट फिनोमेना क्या होता है? ये गवर्नमेंट जो है वो एक रिलायबल बोरोवर है. अगर गवर्नमेंट बोरो करना लगेगा मार्केट से तो लोग पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालेंगे. सीधी बात ये. तो जब क्राउडिंग आउट हो गया, सेविंग्स निकल गई मार्केट से, तो प्राइवेट के लिए क्या बचेगा? उसको हायर रेट पे बोरो करना पड़ेगा. तो इसको बोलते हैं हम क्राउडिंग आउट. ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन प्रैक्टिस करे ताकि क्राउडिंग आउट ना हो, पहली बात तो. और रेवेन्यू वाली बात आपने एकदम सही बोली. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हमको आउटपुट उतना नहीं मिलता. जब हमने बोला कि केपेक्स में 290 तक मिल रहा है 100 डालने पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 100 भी नहीं मिल रहा वापस. वो ऐसा एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको कम करने की है बात. तो पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से 6.4% रहा है. इस साल का टारगेट है 5.9% और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि इसको हम 4.5% तक ले जाएंगे 2025 तक. टारगेट क्या है वैसे असली एफआरबीएम का 3%, बट अब धीरे धीरे हम लेके आएंगे, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अंदर भी एक कुछ क्लॉजेस थे. अगर कोई अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो जाए कोविड टाइप में, तो आप अपने फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, टारगेट को. जीएसटी आज सबसे बड़ा टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूटर है. पहले ये चीज़ नहीं थी. तो हमने ये देखेंगे आगे, इसमें जीएसटी का दिया हुआ है. जीएसटी अगर मैं ट्रेंड पूछूं आपसे, तो ट्रेंड क्या है? ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है, स्टडीली इंक्रीजिंग है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, कि कौन सा ट्रेंड है? अगर उसको पूछा कि क्योंकि 5 साल भी हो गए जीडीपी को, सॉरी जीएसटी को, ठीक है, तो पूछ सकते हैं इस पे सवाल. हाँ, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज तो नहीं बोल सकते हम, ड्रास्टिकली इंक्रीज तो नहीं बोल सकते. हाँ, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है जीएसटी कलेक्शन में, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एक साल में बीच में डिक्लाइन भी है ना. ये मंथली कलेक्शन है, साल का नहीं है. मंथली कंपैरिजन किया है उन्होंने हर महीने का, बट काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है. 90,000 करोड़ से लेकर 1.49 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन. इसलिए जीएसटी नाउ, अब ये भी एमसीक्यू में पूछा सकता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है रेवेन्यू के अंदर, तो अब जीएसटी हो गया है. और आपका कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स बराबर है, तो उस पर नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे फिर जो बराबर है उस पर तो क्यों पूछेंगे, कंफ्यूज करने के लिए. तो ट्रेंड समझना जरूरी है ना. एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है कि कौन सा इंक्रीज है? क्योंकि उन्होंने एक बार पूछा था कि इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स सिंस 1990 रिफॉर्म्स हैव ड्रास्टिकली इंक्रीज. हाँ, तो इंक्रीज हुए थे ड्रास्टिकली, वो अब मना कैसे कर रहे हो? अगर आप देखोगे फॉरेक्स रिजर्व तो ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए, $1 मिलियन में थे, $1 बिलियन में है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये ड्रास्टिक इंक्रीज है कि स्टडी इंक्रीज है कि कैसा इंक्रीज है, कैसा ट्रेंड देखना है पिछले 10 साल का, 5 साल का. अब जीएसटी तो इंपॉर्टेंट है ही, जीएसटी पहले भी पूछे जा चुके सवाल, अब भी आ सकते हैं, क्योंकि 5 साल हो गए ना जीएसटी को, तो इस पर आ सकते हैं सवाल, स्पेशली रेवेन्यू कलेक्शन पे कि स्टडी इंक्रीज हुआ है कैसे हुआ है. कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 साल से, तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, स्टीप इंक्रीज है. इस साल के लिए 3.3% बजट एस्टिमेट है कि 3.3% तक ले जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, 10 लाख करोड़ तक, ये टारगेट है. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको पहले बता दिया.
राइट। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि एनहेंस्ड बोरिंग लिमिट्स फॉर स्टेट्स टू 5% ऑफ द जीएसडीपी ऑन एडिशनल 0.5% ऑफ जीएसडीपी लिंक टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, क्या स्टेट्स अपने आप से बोरो कर सकते हैं क्या पैसा सेंटर की परमिशन के बिना? नहीं कर सकते। स्टेट अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे पैसा बोरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसकी गारंटी पे? हाँ, अगर उनके सारे डेट क्लियर है सेंटर से तो कर सकते हैं। बट सिंस ऑल दी स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं ना हमारे, सारे ही इंडेटेड हैं सेंटर को, तो उनको परमिशन की जरूरत है। आर्टिकल 293 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 293 क्लॉज 3 के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर स्टेट्स ऑलरेडी इंडेटेड हैं सेंटर से तो उनको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी सेंटर की बिफोर रेजिंग एनी फंड। तो इसलिए 0.5% का ये दिया है। बट इट इज नॉट अनकंडीशनल, इट इज कंडीशनल बेस्ड ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ये चीज, इस पे भी प्रीलिम में क्वेश्चन आ चुका है, पहले 2018 में आया था शायद, ये स्टेटमेंट पूछा था उन्होंने कि सेंटर ये बोरो कर सकते हैं, नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ सेंटर, बट नहीं कर सकते इन केस दे आर इंडेटेड। अब इंडिया में केस कैसा है कि सारे ही स्टेट्स इंडेटेड है सेंटर को, तो उनको परमिशन की जरूरत है। इसकी मैंने बात करी, डेट टू जीडीपी की टारगेट इज 60% तक ले जाना है इसको कंबाइंड। सेंटर का टारगेट है 40%, इसको 40% तक ले जाए सेंटर। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो आपने बोरिंग की है उस पर आप इंटरेस्ट रेट कितना पे कर रहे हो वर्सेस आपकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ये डेट सस्टेनेबिलिटी बताती है किसी भी गवर्नमेंट की। इसका मतलब ये है, लेट्स से कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट 4% है और आपकी ग्रोथ रेट 8% है, तो आपका डेट सस्टेनेबल है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो हमारे इंडिया के जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव होना चाहिए क्योंकि आर डेट आर सस्टेनेबल। जो मूडीज हैं और ये जो जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने रीजन क्या दिया है इंडिया के लोअर क्रेडिट रेटिंग के पीछे कि वी हैव अ वेरी हाई डेट, बट इकोनॉमिक सर्विसेज आर डेट इज सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी कैपेसिटी से ऊपर डेट ले रखा है। सस्टेनेबल क्यों है? ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम है एज हम जो पे कर रहे हैं। ठीक है, ये डेट सस्टेनेबिलिटी लेके आता है। इंडिया के केस में इंटरनल लाइबिलिटीज आर वेरी हाई एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर लो। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लो है हमारी। अब इसमें ही यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इज इंडियाज एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा पूछा था कि ऑल इंडियाज एक्सटर्नल लाइबिलिटी आर डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। स्टेटमेंट यह था कि ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। क्या ये बात सही है क्या? ऑल तो हो ही नहीं सकती ना, ऐसे स्टेटमेंट तो कभी सही नहीं हो सकता है। उधर ऑल का मतलब है कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, एक ये चीज़ देख लेते हैं, रेपो रेट, एमएसएफ, एसडीएफ, ये क्या चीज़ें हैं? रेपो रेट आपको पता है कि जिस रेट पे शॉर्ट टर्म बैंक बोरो करते हैं आरबीआई से, बट इसमें बैंक्स को, बैंक सिर्फ बैंक से नहीं, कोई भी फाइनेंशियल जो भी आरबीआई के क्लाइंट है वो बोरो कर सकते हैं। सिर्फ बैंक से नहीं है, कोई भी आरबीआई के क्लाइंट बोरो कर सकते हैं रेपो रेट के अंदर। बट ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग है, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी यहाँ पे। एमएसएफ, एसडीएफ, रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में आपको पता है आरबीआई लेता है पैसा। एमएसएफ क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये एक तरह का पीनल रेट है। यहाँ पे आप एसएलआर, वो एसएलआर सिक्योरिटीज है उनका इस्तेमाल फ्रॉम द आरबीआई, है ना। तो ये हमेशा रेपो रेट से ऊपर होती है और इसको होना ही पड़ेगा क्योंकि ये आप एसएलआर कोटा की इस्तेमाल कर रहे हो ना सिक्योरिटीज, इसलिए। एसडीएफ एक नया मैकेनिज्म लेके आया था आरबीआई कुछ 2-3 साल पहले, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी हैशने के लिए।
कि आरबीआई, आप आरबीआई के अंदर अपने डिपॉजिट रख सकते हो, बट आरबीआई आपको वापस कोलेट्रल नहीं देगा, तो इससे एक्सेस लिक्विडिटी आ जाएगी मार्केट से। कई बार आरबीआई के साथ इशू क्या होता है ना कि आरबीआई के पास सिक्योरिटी होती नहीं है, बट उसको मार्केट से पैसा खींच रहा है, तो वो कैसे करें? तो एक नया मैकेनिज्म लेके आए थे कॉल्ड एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है। तो रेपो रेट में देयर हैज बीन इंक्रीज, लास्ट ईयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ है, आपने देखा कि आज भी इंक्रीज हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का। एनपीए का हमने देख लिया। हाँ, ये चीज़ देखनी थी, यील्ड इन्वर्जन, ये आपने कई बार देखा होगा, ये इंडिकेटर भी है रिसेशन का या ग्रोथ का इकोनॉमी के अंदर। जनरली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना गवर्नमेंट के, उनकी यील्ड कम होती है एज कंपेयर टू उनके शॉर्ट टर्म। बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर बॉन्ड प्राइस कम है तो बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगी। यील्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न, रिटर्न मतलब होता है इसका मतलब कि रिटर्न कितना मिलेगा आपको। तो बॉन्ड प्राइस कब ज्यादा होगी? व्हेन देयर इज डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़नी है ना। तो उसकी जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसकी यील्ड कम होती है, मतलब वो आपको इंटरेस्ट कम देता है। ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर। अगर इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आने वाले समय में रिसेशन आने वाला है, तो वो क्या करेंगे, जो रिस्की एसेट है ना, जैसे कि स्टॉक मार्केट, ये सब, यहाँ से पैसा डाल के, यहाँ से पैसा निकाल के लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो उससे एक चीज होगी कि गवर्नमेंट की जो ये बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा, वो शूट करेगा, तो यील्ड इंक्रीज होगी। जनरली ऐसा होता है कि इट इज अपवर्ड स्लोपिंग होती है जनरली, कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ये यील्ड जो है बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए डिमांड इज लेस इन जनरल सिचुएशन। मैं वापस से बोलूँगा, अगर हमारी इकोनॉमी नॉर्मल है तो जनरली ऐसा होता है, लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं पैसा में कमाने के लिए। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म यील्ड ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी डिमांड कम है। आप ये समझो, जिस चीज़ की डिमांड कम है वो ज़्यादा यील्ड दे रहा है आपको, जिस चीज़ की डिमांड कम है वो ज़्यादा यील्ड दे रहा है। ये कब है? जब नॉर्मल सिचुएशन है। जब सिचुएशन ऐसी होती है जैसे कि पिछले साल थी, अनसर्टेनिटी थी ग्लोबल मार्केट में, तो इट बिकम्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब लोग यहाँ से पैसा निकालते हैं, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, तो इसलिए उनकी प्राइस इंक्रीज करते हैं, यील्ड डिक्रीज होता है। यील्ड और बॉन्ड प्राइस के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। सप्लाई डिमांड पे बेस्ड है सब कुछ। तो ये इनवर्ड जो बॉन्ड यील्ड है ना, ये रिसेशन को सिग्निफाई करता है। तो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था पिछले 2-3 महीने में, आया कई बार, हिंदी में भी आया कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स आर इन्वर्टेड। तो क्या सिग्निफाई करता है? रिसेशन सिग्निफाई करता है। रिसेशन सिग्निफाई करता है लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से पैसा निकाल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में डाल रहे हैं, उनका प्राइस बढ़ा रहे हैं, उनकी यील्ड डिक्रीज हो रही है। समझे बात? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के लिए कोई खरीदार नहीं है तो उनकी क्या होगा फिर? उनके लिए कोई डिमांड नहीं है तो उनका प्राइस का क्या होगा? प्राइस डिक्रीज होगा ना, तो यील्ड इंक्रीज होगा उसका। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है और यहाँ कम दिखेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया सबको? ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस साल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। हमारे देश के अंदर पिछले कुछ सालों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसा डाला है मार्केट में, ठीक है। तो अगर FPI अपना पैसा ले भी जाते हैं तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देयर आर DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो उन्होंने स्टॉक मार्केट को हमारा बचा के रखा। दैट्स वाई इंडिया विटनेस अ बेटर ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। वी नेवर नो कि यहाँ पे कहाँ से स्टेटमेंट पिक करके क्वेश्चन पूछा जा सके, तो अंडरस्टैंडिंग हमको होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में हमने देखा ना कि इंडिया आउट परफॉर्म्ड द अदर कंट्रीज, क्योंकि इन लोगों ने सेल किया बट हमारे लोगों ने वापस से इन्वेस्ट कर दिया, है ना। ठीक है, बाकी चीज़ें हम एक्चुअली कल ही देखेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह करंट अफेयर्स के थ्रू।
थोड़ा सा एक ना बच रहा है इसके अंदर, तो मैं कल डिस्कस करूंगा, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए। कल आप जनवरी और फरवरी का मैगजीन लेके आना, वी विल डिस्कस। क्या है नहीं? जनवरी की हमारे पास मंथली मैगजीन नहीं है जनवरी का। तो ऑनलाइन निकाल लेना, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 2 महीने की 1 दिन में कर ले, टारगेट तो बड़ा लेके चलना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमने अचीव कर लिया इस टारगेट को, तो 7 से 8 दिन में एटलीस्ट, ठीक है ना। सेम चीज़ और सब्जेक्ट के लिए भी करेंगे।